अ वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज। दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे बेटे इस वीडियो के अंदर व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें तो क्या क्या बातें हैं जो हमें बताती है कि हमें कब डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कब हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो देखो बेटे, अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स जो हमारे पास कैपिटल की है उनका क्या क्या प्रपोर्शन होगा। मोस्ट फेवरेबल प्रपोर्शन डिटरमाइंस द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी फेवरेबल प्रपोर्शन होगा, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, वही क्या होगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। दैट हैपन्स टू बी नीडेड फॉर द कंपनी बिकॉज ईपीएस क्या होता है बच्चों? अर्निंग पर शेयर हैपन्स टू बी मैक्सिमम। तो बेटे बेसिकली कोई भी प्रपोर्शन, कोई भी रिलेटिव प्रपोर्शन हम लोग सिलेक्ट करें, लेकिन उसके कारण क्या होना चाहिए? हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी ऑनर्स हैं उनकी वेल्थ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है। एंड सम ऑफ द अचीव फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट देखा है बच्चों, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या है? कंपनी की कैश की पोजीशन कैसी है। अब देखो, वाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर द फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने की, तो हमें कहीं ना कहीं कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति यानी कि कैश फ्लो पोजीशन को ध्यान में रखना चाहिए। डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस तभी करनी चाहिए जब कंपनी के पास कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या हो? बहुत बेटर हो, या कंपनी के पास प्रॉपर मैनर में कैश क्या हो? अवेलेबल हो। बिकॉज ए लॉट ऑफ कैश इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। क्योंकि बेटे डिबेंचर्स की टाइमली पेमेंट करने के लिए और डिबेंचर्स के टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए और कैपिटल को रिफंड करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए अगर कंपनी की कैश पोजीशन बढ़िया हो तभी कंपनी को डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड वन है बच्चों हमारा ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है बच्चों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताती है? बेसिकली हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट में से कितनी बार EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, कि हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट में से कितनी बार इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो बेटे, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइजेस एज इट लोअर्स द रिस्क ऑफ द कंपनी फीलिंग टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस। अगर हमारी ICR जितनी ज्यादा होगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब हम लोग उतनी बार ही अवेलेबल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को पे कर पाएंगे, तो उतना ही ज्यादा कंपनी का रिस्क क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट को पे करने के मामले में काफी कम हो जाएगा। कंपनी उतनी बार इंटरेस्ट पे कर पाएगी जितनी टाइम्स रेशो आएगी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो, अगर ICR ज्यादा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी चीजें, क्योंकि इसके कारण कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ईजिली कर पाएगी। With the help of this ratio, an effort is made to find out how many times the EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज अवेलेबल टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए कितनी बार अवेलेबल होगा। द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू यूज डेब्ट कैपिटल विल बी इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ दिस रेशो। देखो बेटे, जो कंपनी की कैपेसिटी है वो डायरेक्टली इस रेशो से क्या है? इस रेशो के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ये रेशो कहीं ना कहीं कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बारे में हमें बताती है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ICR दैट इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इट इज पॉसिबल दैट in spite of better ICR the cash flow position of the company may be weak। देखो बेटे, कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के पास अवेलेबल कैश ना हो, कैश इतना अवेलेबल ना हो कि वो टाइमली पेमेंट कर पाए। देयरफॉर द रेशियो इज नॉट प्रॉपर
और अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कैपेसिटी टू पे द इंटरेस्ट। तो बेटे इसलिए हम आईसीआर को एक प्रॉपर इंडेक्स नहीं मान सकते, एक प्रॉपर रेशो नहीं मान सकते, एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मान सकते कि ये कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी को शो करता है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू कंसीडरेशन द कैश फ्लो पोजीशन। इसलिए हमें कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। देखो बेटे डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये रेशो हमें क्या बताती है, कैश पेमेंट के बारे में बताती है, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है उसके बारे में हमें बताती है। क्योंकि बेटा आईसीआर में सबसे बड़ी कमी यही थी ना, इसकी सबसे बड़ी जो डीमेरिट थी स्टूडेंट वो यही थी कि बेसिकली यहाँ पर कंपनी की अगर आईसीआर अच्छी है उसके बावजूद भी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन के बारे में या प्रॉपर कंपनी की कैपेसिटी के बारे में हमें पता नहीं चलता था। तो इसी को ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो बेटे ए हायर डीएससीआर indicates better ability to meet cash commitments and consequently company's potential to increase debt component in its capital structure. This ratio removes the weakness of ICR, क्योंकि ये बेटे इस रेशो ने आईसीआर की जो वीकनेस थी उसको भी काफी हद तक दूर कर दिया है। क्योंकि बेटे ये कंपनी की डायरेक्ट कैश फ्लो पोजीशन के बारे में हमें बताती है। देखो बेटे अगर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो ज्यादा होगी तो इसका मतलब कंपनी अपने कैश कमिटमेंट्स को इजीली कंप्लीट कर पाएगी और कंपनी की इन फ्यूचर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इन फ्यूचर डेब्ट टू इंक्रीज डेब्ट कंपोनेंट, कंपनी इन फ्यूचर डेब्ट कंपोनेंट को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज कर पाएगी अगर कंपनी की डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो क्या होगी, बेटर होगी। ये रेशो बेटे आईसीआर की वीकनेस को दूर करने के साथ साथ कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन के बारे में भी हमें बताती है। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके अंदर डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया क्योंकि वो नॉन कैश है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो देखो बेटे ये रेशो हमें क्या बताती है, कैश पेमेंट टू बी मेड, ठीक है, जैसे प्रेफरेंस का डिविडेंड इंटरेस्ट एंड डेब्ट कैपिटल पेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, हमारे पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है। बेटर रेशो मीन्स द बेटर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू पे द डेप्ट अमाउंट। देखो बेटे अगर ये रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कंपनी की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कॉन्सिक्वेंटली मोर डेप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके कारण बेटे अगर ये रेशो अच्छी है तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि कंपनी ने जितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी उसके कंपैरेटिवली कितना अर्न करती है। दिस इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो बेटे द ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू यूटिलाइज मोर डेप्ट कैपिटल। अगर कंपनी की आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इसका अर्थ क्या है बच्चों कि कंपनी डेप्ट कैपिटल का ज्यादा यूज कर सकती है। द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बेटे आरओआई की हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, या आप कह सकते हो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड की हमने कितनी पूंजी लगाई है। इसका अर्थ क्या है बच्चे कि हमने जितनी भी कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है उसके कंपैरेटिवली हमारे रिटर्न्स क्या हैं। अगर हमारे रिटर्न्स ज्यादा हैं देन हमारा रिस्क क्या है स्टूडेंट, कम है, तो हम डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज वी शुड नॉट यूज द डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू टेक डेब्ट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। देखो बेटे कोई भी कंपनी अगर बेसिकली क्या डेब्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उधार लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें कॉस्ट ऑफ डेब्ट पे डिपेंड करेगी। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट है, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, डेब्ट पर कम होगी तो डेब्ट कैपिटल को यूटिलाइज किया जाएगा, अदरवाइज डेब्ट कैपिटल को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। क्योंकि बेटे अगर हम लोग बोरोड कैपिटल लेते हैं या डिबेंचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनकी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम लोग डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स रेट। तो देखो बेटे टैक्स रेट भी क्या करती है, हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट को अफेक्ट करती है। देखो कैसे अफेक्ट करेगी, द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ द रेट ऑफ टैक्स इज हाई द कॉस्ट ऑफ डेब्ट डिक्रीजेस। अगर हमारी रेट ऑफ टैक्स हाई है तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, डेब्ट का कम हो जाएगा। क्योंकि बेटे ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारी रेट ऑफ टैक्स हमारी टैक्स रेट ज्यादा है तो हमारी ऋण लेने की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है, ऋण लेने की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसका रीजन क्या है? द रीजन इज द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा डेब्ट कैपिटल से। फ्रॉम द प्रॉफिट्स कंसीडरिंग इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस एंड सेविंग इन अ टैक्स। तो बेटे कहीं ना कहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे प्रॉफिट्स में से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। इसके कारण बेटे हमारा खर्चा तो होगा, लेकिन इस खर्चा करने से हमारे हमें क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी टैक्स की। कैसे हो जाएगी? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 100 रुपीज का लोन लेती है जिस पर 10% क्या इंटरेस्ट रेट है, और कंपनी की जो टैक्स रेट है बच्चों कितनी है? 30% है। बाय डिडक्टिंग 10 फ्रॉम EBIT। अब देखो बेटे, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट में से 10, यानी कि बेसिकली 100 रुपीज का लोन लिया तो 10% कितना आ गया बच्चों? 10 रुपीज आ गया। तो आप 10 रुपीज डिडक्ट करेंगे और 30% आप क्या दोगे? इस पे टैक्स दोगे अवेलेबल पे। तो देखो बेटे, यहाँ पर अगर आप 10% माइनस करते हैं EBIT में से, ठीक है स्टूडेंट, तो 90 बचेगा। 90 का 30% दोगे तो बेटा कितना बचेगा? बेसिकली 27। आपको 27 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ा, और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 63। लेकिन इसी केस में बेटा अगर आप लोग डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। 100 आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, उस केस में सिर्फ आप क्या करोगे? 30% टैक्स पे करोगे। तो यहाँ पर आपको 30 रुपीज टैक्स के पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको 3 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। दैट्स वाई वी कैन सी दैट वी आल्सो know about the tax rate because cost of debt is completely affected by the tax rate। अगर मान लो बेटे टैक्स रेट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस केस के अंदर बेटे जो रियल कॉस्ट है डेप्ट की वो 10% नहीं रही, वो कितनी रही है? हमारी रियल जो कॉस्ट है डेप्ट की वो 10% नहीं रही, कितनी रही है? 7%। अगर मान लो रेट ऑफ टैक्स बेटे 40% है तो हमारी रियल कॉस्ट डेप्ट की कितनी आ जाएगी? 6% आ जाएगी। तो बेटे टैक्स रेट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करें। कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिकली जब कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी हमें लोन कैपिटल लगानी है, कितनी हमें इक्विटी कैपिटल लगानी है, तो इसको कंसीडर करते हुए हमें टैक्स रेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट क्या है? एक्सपेक्टेशंस। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मींस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से वो क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये क्या है बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट है। इज अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल। अगर डेब्ट कैपिटल का ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हो तो बेटे इसके कारण इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट है बेसिकली वो पहले से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? ग्रेटर यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके कारण इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क हमारा क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाएगा। देयरफॉर द यूज ऑफ डेब्ट कैपिटल कैन बी मेड ओनली टू ए लिमिटेड लेवल। तो इसलिए बेटे हमें डेब्ट कैपिटल का यूज एक लिमिटेड लेवल पर करना चाहिए। इफ इवन आफ्टर दिस लेवल द डेब्ट कैपिटल इज यूज्ड फर्दर एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रेपिटेडली। अगर मान लो बेटे अगर हम डेब्ट कैपिटल के बारे में बात करते हैं, यूज करने के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी कैपिटल है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे कारण बेटे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यूज पर क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कंपनी के लिए बेटे अच्छा नहीं है और कंपनी को इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है बेटे? जब आप अपने सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, द एक्सपेंसेस विच आर इनकरेड वाइल इशूइंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, जो भी हम लोग खर्चे करते हैं बेटे हम उसको क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इसके अंदर बेटे कमीशन ऑफ अंडर राइटर्स, ब्रोकरेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सब कुछ बेटे किसमें शामिल होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों निर्गमन लागत, यानी कि सिक्योरिटीज को जारी करने की जो भी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जनरली द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेब्ट कैपिटल इज लेस देन द शेयर कैपिटल। अगर हम बात कर रहे हैं बेटे फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें डेब्ट कैपिटल का यूज करना चाहिए इशूइंग डेब्ट कंपेरेबल टू द इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि बेटे बेसिकली जो डेब्ट कैपिटल है उसको इशू करने में कॉस्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट है बच्चों रिस्क कंसीडरेशन। रिस्क बेटे बिजनेस में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग रिस्क, जो बिजनेस को चलाने ठीक ढंग से ना चलाने के कारण होता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क, यानी कि बिजनेस चलाने की लागत। और दूसरा है बच्चों हमारा फाइनेंशियल रिस्क।
फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जो हमें फिक्स्ड पेमेंट करनी है फिक्स कॉस्ट कैपिटल को। फिक्स कॉस्ट कैपिटल स्टूडेंट दो तरह की होती है, एक होती है हमारे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रेफरेंस का फिक्स रेट का डिविडेंड। तो देखो बेटे, अगर हम बात करें दिस ऑपरेटिंग रिस्क की, दिस रेफर्स टू द रिस्क इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज परमानेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो बेटे, ऑपरेटिंग रिस्क कब क्रिएट होगा, जब एक कंपनी एबल नहीं होगी अपने परमानेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर अप करने में। जैसे बिल्डिंग का रेंट आ गया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी आ गई, इंश्योरेंस आ गया, इंस्टॉलमेंट आ गया। तो बेटे ये क्या है, इसके कारण जो रिस्क क्रिएट होगा वो कौन सा रिस्क है बच्चों, ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है, इनएबिलिटी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट। जैसे मैंने बताया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस का डिविडेंड एज प्रोमिस्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी इनको पे करने में फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट को करने में एबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो कंपनी की पोजीशन क्या हो जाएगी, फाइनेंशियली रिस्की हो जाएगी। अब देखो बेटे, द टोटल ऑफ द रिस्क डिपेंड्स ऑन बोथ दिस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो बेटे टोटल रिस्क का दोनों ही तरह के रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर ऑपरेटिंग रिस्क हमारा कम है देन वी शुड इंट्रोड्यूस द मोर डेप्ट कैपिटल। हमें डेप्ट कैपिटल का यूटिलाइजेशन करना चाहिए अगर हमारा ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, काफी कम है। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, पहले ही बिजनेस के जो परमानेंट एक्सपेंसेस उनको पे करने में कंपनी कैपेबल नहीं है, तो कंपनी को बेसिकली डेप्ट कैपिटल का यूटिलाइजेशन अवॉइड करना चाहिए। डेप्ट कैपिटल शुड नॉट बी यूज्ड, इट कैन बी अवॉइडेड। अब देखो बेटे, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है बेटे, आपको पता है कि बेसिकल जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, शुड बी फेयरली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इफ नीड बी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इजिली। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम चाहें तो कभी भी कैपिटल को रिफंड करके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल को कम और ज्यादा कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन अ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ डेप्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो बेटे, अगर हम चाहें कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल की अमाउंट को रिड्यूस करना तो इसको हम दो ही केस में कर सकते हैं, या तो डेप्ट कैपिटल को रिडीम करके और या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करके। तो बेटे बेसिकली कैपिटल को दो ही तरीकों से रिड्यूस किया जा सकता है, एक तो डेप्ट कैपिटल से और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। इफ एनी गिवन टाइम कंपनी हैज मोर कैपिटल देन इफ ए गिवन टाइम company has more capital than a necessary for the then both and above mentioned capital can be paid। अब देखो बेटे, कहने का अर्थ क्या, अगर कंपनी के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटल बहुत ज्यादा है तो कंपनी इन दोनों में से चाहे प्रेफरेंस की पेमेंट करके और चाहे डेप्ट की पेमेंट करके कैपिटल को रीपे कर सकती है। On the other hand, repayment of equity share capital is not possible by the companies during lifetime। देखो बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट तभी होगी बेटा जब क्या होगा बेटे, कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, कंपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि बेटे बेसिकली कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम तक नहीं की जाती। एंड दस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम कंसीडर करते हैं बेटे, देन वी शुड प्रेफर द यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल एज वेल एज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि बेटा फ्लेक्सिबिलिटी तभी आएगी जब आपको रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैपिटल लगे और आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े और आप कैपिटल को क्या कर सको, रिफंड कर सको। क्योंकि बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल को कंपनी की लाइफ टाइम तक पेमेंट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इट शुड बी एस्टिमेटेड ensure that control of existing shareholder over the affairs of the company is not adversely affected। देखो बेटे, हमें क्या करना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम लोग तैयार कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो ओनर हैं वो कंपनी के मामलों में इस तरह से इंटरफेरेंस ना करें कि कंपनी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। इफ फंड्स आर रेज्ड बाय द इक्विटी शेयर्स, अगर हम लोग फंड्स को किससे कलेक्ट करते हैं, इक्विटी शेयर से, देन द नंबर ऑफ कंपनी शेयर होल्डर विल इंक्रीज। तो इसके कारण बेटे जो नंबर ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स है वो पहले से बढ़ जाएंगे। इसके कारण बेटे जो कंट्रोल है वो काफी सारे शेयर होल्डर्स के हाथों में चला जाएगा। एंड नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीजेज। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन फंड्स आर रेज्ड थ्रू द डेप्ट कैपिटल, अगर हम लोग फंड्स को किससे कलेक्ट करते हैं, डेप्ट कैपिटल से करेंगे, देयर इज नो अफेक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी बिकॉज डिबेंचर होल्डर हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो बेटे अगर हम डेप्ट कैपिटल के थ्रू पैसा कलेक्ट करेंगे तो नो डाउट डिबेंचर कैपिटल को कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का कोई भी राइट नहीं है। तो इसके कारण बेटे कंट्रोल कंसिडरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
because debenture holder have no control over the affairs of the company. Thus for those who support the principal डेप्ट कैपिटल इज द बेस्ट। अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्ट कैपिटल इज द बेस्ट कैपिटल फॉर द कंपनी। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है बेटे? कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम बेटे बेसिकली एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डिसाइड करते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो बेटे यहाँ पर इसका गवर्नमेंट रेगुलेशन से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल banking company can raise funds only by issuing share capital, not any other kind of security। जैसे मान लो बेटे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन में है कि बैंकिंग कंपनीज केवल अगर फंड्स रेज करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही फंड्स रेज कर सकती है। अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड बाय द बैंकिंग कंपनी। सिमिलरली इट इज कंपल्सरी फॉर अदर कंपनी टू मेंटेन डेप्ट इक्विटी रेशियो वाइल रेजिंग फंड्स। जबकि जो दूसरी कंपनी है वो क्या कर सकती हैं? डेप्ट को इंट्रोड्यूस करके कैपिटल को अरेंज कर सकती हैं। डिफरेंट डेप्ट इक्विटी रेशियोज, जब सभी अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डेप्ट इक्विटी रेशियोज हैं, 2:1, 4:1, 6:1 अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी मेड बाय अंडर द सेबी गाइडलाइंस। देखो बेटे हम लोग जितने भी शेयर्स को डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्सचर प्रिपेयर करते हुए, सिलेक्शन करते हुए हमें गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। देखो बेटे स्टॉक मार्केट की कंडीशंस भी कहीं ना कहीं क्या करती है? हमारे सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज को अफेक्ट करती है। स्टॉक मार्केट कंडीशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही ट्रेंड्स आ सकते हैं, मंदी भी आ सकती है और तेजी भी आ सकती है। बोथ दिस कंडीशन हैव देयर इन्फ्लुएंस। दोनों ही जो कंडीशन है ये सोर्सेज को, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को सिलेक्ट करने में क्या करेंगी? उनको प्रभावित करेगी। अगर मार्केट डल है, मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है? मंदा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं बेटे वो किसी भी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने से डरेंगे क्योंकि उनको रिस्क क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मान लो मार्केट चेयरफुल है, मार्केट के अंदर क्या है? तेजी है, बूम पीरियड है, दे ट्रीट इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर कैपिटल। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके। कंपनी शुड देयरफॉर मोर मेक सिलेक्शन of capital sources keeping in view the condition of prevailing in the capital market। तो कंपनी को भी सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट की कंडीशन को कंसीडर करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही सिक्योरिटीज के थ्रू फाइनेंस कलेक्ट करना चाहिए। लास्ट वन है स्टूडेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं क्या करता है? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्री टू विच अ कंपनी इज रिलेटेड। देखो बेटे कंपनी के इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं। तो बेटे जो फर्म है वो हमें देखना चाहिए कि हमारे जैसा जो पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। ऑल कंपनीज रिलेटेड टू अ गिवन इंडस्ट्री प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट। जितनी भी बेटा एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स होंगी सेम प्रोडक्शन करेंगी, उनकी कॉस्ट भी क्या आएगी? सिमिलर आएगी, उनकी टेक्नोलॉजी भी क्या होगी? लगभग सेम होगी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है? सेम होती है। तो लगभग अगर बात करें उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होता है? सेम होता है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट देयर आर डिफरेंट डेप्ट इक्विटी रेशियोज प्रेवलेंट इन अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। के बावजूद भी बेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? अलग अलग होता है। हैंस एट द टाइम ऑफ रेजिंग फंड्स ऑफ अ कंपनी जब क्या कर रही है? फंड्स रेज कर रही है, तो कंपनी को मार्केट के अंदर जो प्रेवलेंट डेप्ट इक्विटी रेशियो को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप सबको पता है ना डेप्ट इक्विटी रेशियो किसको शो करती है? हमारी लॉन्ग टर्म, हमारी बेसिकली इक्विटी का कितना परसेंट है हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर। तो बेटे इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्ट इक्विटी रेशो। बेटे बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया है, इसको बहुत ध्यान से कीजिए और आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।